आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है 0.50 ग्राम कार्बनिक यौगिक को केल्डाल विधि के अनुसार उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया को 0.5 मोलर H2SO4 के 50 ml में अवशोषित किया गया। अब कह रहा है अपशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 0.5 मोलर NaOH के 50 ml की आवश्यकता हुई। तो कह रहा है यौगिक में नाइट्रोजन प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो जो हम लोगों को दिया गया है उसको लिखना है और फिर नाइट्रोजन की प्रतिशतता की गणना करना। तो कार्बनिक यौगिक कितना है 0.50 ग्राम। तो कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान 0.50 ग्राम। अब कह रहा है कि इसको उदासीन उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया को 0.5 मोलर H2SO4 के 50 ml में अवशोषित किया गया। तो 0.5 मोलर H2SO4 का आयतन कितना है 50 ml। जो दिया है सब लिख लेते हैं। अब कह रहा है कि अवशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 0.5 मोलर NaOH के 50 ml की आवश्यकता पड़ी। तो अवशिष्ट अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 0.5 मोलर NaOH विलयन की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दीजिए कि अम्ल है तो उसको उदासीन करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। तो H2SO4 हमारा एसिड है तो NaOH हमारा बेस है। तो अब देखते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर हम NaOH और H2SO4 से तुलना करें तो ध्यान दीजिए कि NaOH जब टूटेगा तो हमारा Na प्लस OH माइनस बनेगा और H2SO4 जब टूटेगा तो हमारा 2H प्लस SO4 -2 बनेगा। तो H2SO4 के टूटने पर 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं जबकि NaOH के टूटने पर एक हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि NaOH का 1 मोल बन रहा है हाइड्रॉक्सिल आयन, तो H2SO4 के 2 मोल H प्लस आयन बन रहा है। तो NaOH का 60 ml इक्विवेलेंट होगा H2SO4 के 30 ml के 0.5 मोलर। इस बात को ध्यान देना है। तो इसीलिए कह रहा है कि 60 ml 0.5 NaOH इक्विवेलेंट है 60/2 ml 0.5 H2SO4 के, क्योंकि H2SO4 में 2 आयन बन रहे हैं, इसमें एक ही आयन बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि H2SO4 वाले में जब 2 का भाग देंगे तब इसके बराबर होगा। यानी 60 ml 0.5 NaOH हमारा 30 ml 0.5 H2SO4 के इक्विवेलेंट होगा, यानी समतुल्य होगा। तो अब 0.5 H2SO4 का प्रयुक्त आयतन, तब 0.5 H2SO4 का प्रयुक्त आयतन कितना होगा 50 ml हमने लिया है तो 30 ml तो रिएक्शन में यूज हो जाएगा NaOH के साथ, तो बचेगा कितना 50 - 30 बराबर 20 ml, क्योंकि 50 ml लिया गया है NaOH भी और H2SO4 भी, तो आधा ही यूज हो पाएगा NaOH के साथ, तो 20 ml हमारा बच जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.50 ग्राम कार्बनिक यौगिक को केल्डाल विधि के अनुसार उपचारित करने पर प्राप्त अमोनिया को 0.5 H2SO4 के 50 ml में अवशोषित किया गया। तब H2SO4 का कितना बचा 20 ml, बाकी NaOH के साथ रिएक्शन कर लिया। तो अब ये 20 ml जो है यही NH3 के साथ NH3 को अवशोषित करेगा। तो 20 ml 0.5 H2SO4 इज इक्वल टू 2 × 20 ml 0.5 NH3 विलयन।
यहाँ पर देखिए इधर H2SO4 के 2 आयन बनेंगे 2H+ के, तो इधर 2 का गुणा करेंगे तभी समतुल्य हो पाएगा, तो इसलिए इधर 2 का गुणा कर दिया। तो ये हो गया हमारा 40 ml 0.5 m NH3 विलेन। तो 20 ml 0.5 m H2SO4 इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा 40 ml 0.5 m NH3 विलेन का, क्योंकि इधर 2H बन रहा है तो इधर एक ही होगा। तो NH3 में जब 2 का गुणा करेंगे इसके मोल में 2 का जब गुणा करेंगे, मिली इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NH3 ये कह सकते हैं। तो जब 2 का गुणा करेंगे तभी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखें बराबर हो गया 20 ml 0.5 m H2SO4 बराबर होगा किसके 40 ml 0.5 m NH3 विलेन के। तो 1000 ml 1 मोलर NH3 में नाइट्रोजन कितनी है 14 ग्राम। जाहिर सी बात है कि 1000 ml हमें मोलल बताना है, तो 1000 ml विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं, तो उसी को आधार मानेंगे। मोलरता, मोललता नहीं मोलरता। मोललता तो किलोग्राम वाली है, 1000 किलो, अरे 1000 ग्राम का है, 1 किलोग्राम विलायक में यानी सॉल्वेंट में विलेय की जो मात्रा होती है उसे मोललता कहते हैं। और यहाँ ml दिया है तो ये मोलरता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। मोलरिटी, तो ये मोलरिटी है, ध्यान दीजिए मोलरिटी है क्योंकि आयतन लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है 1000 ml 1 m NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 14 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1000 ml की जब बात कर रहा है तो उसमें 1 मोल NH3 का होगा। 1 मोल का मतलब NH3 के 14 ग्राम का है, नाइट्रोजन के 14 ग्राम का है, या NH3 के 17 ग्राम का है, एक ही बात है। N का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 का गुणा हो जाएगा, तो 14 3 17 हो जाएगा। तो 17 ग्राम नाइट्रोजन का है, 1000 ml 1 मोलर NH3 में अमोनिया के 17 ग्राम का है या नाइट्रोजन के 14 ग्राम का है, एक ही बात है। या 22,400 ml NH3 का है, एक ही बात है। या 1 मोल NH3 का है, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर देखें तो 1000 ml 1 m NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा 14 ग्राम है, तो इसलिए 40 ml में कितना होगी, तो 40 ml 0.5 m NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा, तो 14/1000 गुणे 40 और गुणे ये मोलर 0.5 मोलर है, तो ये आ गया 0.28 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चनों में निकालते हैं। अब अगर प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 0.28 अपान यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100, तो ये हो गया 56%। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कैरियस आकलन में 0.378 ग्राम कार्बनिक क्लोरो यौगिक से 0.5740 ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, तो यौगिक में क्लोरीन की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो कैरियस मेथड से की बात हो रही है, तो इतने ग्राम कार्बनिक क्लोरो यौगिक से इतने ग्राम सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो इसको एक एक करके देखते हैं। तो दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान 0.3780 ग्राम और निर्मित सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का द्रव्यमान कितना है 0.5740 ग्राम। तो अब हमारा 143.5 ग्राम AgCl समतुल्य या इक्विवेलेंट होगा 35.5 ग्राम Cl के, क्योंकि Ag चांदी का परमाणु भार 108 होता है, इसमें
Cl का 35.5 जोड़ेंगे तो 143.5 ग्राम आएगा। तो 143.5 ग्राम में 35.5 ग्राम हमारी Cl है। तो इसलिए 143.5 ग्राम AgCl इक्वेलेंट या समतुल्य होगा 35.5 ग्राम Cl के। इसलिए इतने ग्राम, तो इतने बराबर इतने, तो एक बराबर 35.5 बटे 143.5, इसलिए इतने, तो 35.5 बटे 143.5 गुणे 0.5740 ग्राम Cl। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.142 Cl। अब अगर प्रतिशतता निकालने हैं तो इतना प्रतिशत है तो 100 का गुणा करेंगे भागे यौगिक का द्रव्यमान। तो यहाँ पर दिया है 0.3780, तो आ गया 37.57%। इसी प्रकार से हम लोग सारी चीज़ों का आकलन करेंगे। अब हमारा 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है कैरियस विधि द्वारा सल्फर के आकलन में 0.468 ग्राम सल्फर युक्त कार्बनिक यौगिक से 0.68668 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। दिए गए कार्बनिक यौगिक में सल्फर की प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो सल्फर का परसेंटेज हमको निकालना है। तो जो जो दिया है इसको लिखते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 0.468 ग्राम। अब सल्फरयुक्त कार्बनिक यौगिक से इतने ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ। तो निर्मित BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.668 ग्राम। अब 1 मोल BaSO4 इक्विवेलेंट होगा 1 ग्राम परमाणु भार के। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों ने AgCl में निकाला था, AgCl में Cl 35.5 था और Ag 108 था, 108 था, इसको जोड़ दिया था तो 143.5 आया था टोटल था। तो BaSO4 का निकालेंगे तो 233 आएगा और सल्फर का होता है 32 ग्राम। तो BaSO4 के 233 ग्राम में सल्फर कितना है 32 ग्राम। इसलिए चूँकि इसलिए एक में तो 32 बटे 233, इसलिए इतने में तो 32 बटे 233 गुणे 0.668 ग्राम सल्फर। तो ये आ गया 0.0917 ग्राम सल्फर। अब प्रतिशतता निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे और बटे में यौगिक का द्रव्यमान। तो 0.0917 इंटू 100/0.468, तो ये आ गया 19.60%। तो सल्फर का प्रतिशतता कितनी आ गई 19.60%। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है। कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH। यहाँ पर देखिए एक CH होना चाहिए क्योंकि 1 2 3 ही कार्बन की बैलेंसी पूरी होती है, हाइड्रोजन होगा। तो कार्बनिक यौगिक में C2C3 आबंध किन संकरित कक्षकों के युग्म से निर्मित होता है। तो दूसरे और तीसरे कार्बन, यानी ये दूसरे नंबर पर है, ये तीसरे नंबर पर है। तो इनमें किस प्रकार का संकरण है ये हमको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जो डबल बॉन्ड होगा इसको यस मान लेते हैं। तो अब एक ही हाइड्रोजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड है और एक H जुड़ा है, तो ये sp2 हो जाएगा, sp2 ये वाला। दूसरे पे sp2 होगा और तीसरे पे एक को यस मान लेंगे। तो अगर इसको यस मान लिया तो 2 हाइड्रोजन वाले P हो जाएंगे और एक ये बॉन्ड वाला sp3, तो ये sp2 और sp3 हो जाएगा। बहुत बार हमने आपको बताया। इसको तोड़ के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए sp2 और sp3 होगा, इसको तोड़ के दिखा देते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH C गलत हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH, ये CH2 होगा, गलत लिखा है सब जगह, दो दो 4 बॉन्ड होंगे, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा, तभी तो कार्बन की 4 संयोजकता पूरी होगी। तो ये इस तरह बन गया, ये पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तो दूसरे पे देखते हैं, तो अगर हमारा ये यस हो गया तो एक ये पी हो जाएगा, एक ये पी, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण होगा। अगर इसकी देखें तो एक को हम यस अगर मान लेंगे तो एक ये पी हो गया, एक ये पी, एक ये पी, तो sp3 हो जाएगा। तो ये ग वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है किसी कार्बनिक यौगिक में लैसैग्ने परीक्षण द्वारा नाइट्रोजन की जांच में प्रूसियन ब्लू रंग निम्नलिखित में से किसके कारण प्राप्त होता है? तो Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, इसके कारण प्रूसियन ब्लू कलर प्राप्त होता है। एनसीईआरटी में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है। कह रहा है निम्नलिखित कार्ब धनायनों में से कौन सा सबसे अधिक स्थायी है? तो ये जो दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, ये हमको बताना है कार्बोकेटायन या कार्ब धनायनों में। तो ध्यान दीजिए कि जब हम इसको ऐसे बनाते हैं तो इस तरह से CH3 मान लीजिए जुड़ा है, CH3 यहाँ पर पॉजिटिव है, इसी तरह CH2 है, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह है। तो इसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई CH3 CH2 और Cl है, तो ये ज़्यादा Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता था, तो निगेटिव चार्ज को यहाँ से पूरा खींच के अपने पास रखता था, क्योंकि ये ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक। अब यहाँ पर क्या है कि इस पॉजिटिव को ये लोग खींचेंगे इस तरह से, जब इस तरह खींचेंगे तो ये प्लस सब जगह वितरित हो जाएगा। जब सब जगह वितरित होगा तो इसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिए जहाँ पर पॉजिटिव होगा तो जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होंगे प्लस आई वाले, ये प्लस आई ग्रुप है, तो उतने ज़्यादा, ये माइनस आई है, उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो चूंकि इस कार्बन के साथ CH3 3 जुड़े हैं और यहाँ पर क्या है कि ये CH3 और ये CH2 हो गया और इसमें प्लस है, तो इसके साथ तो देखा जाए तो पूरा एक ही हो जाएगा, काउंट किया जाए तो एक ही सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये देखिए अलग बॉन्ड है, अलग बॉन्ड है, अलग बॉन्ड, इसलिए ये खा वाला सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, इसको ध्यान देना। अब क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है। कह रहा है कार्बनिक यौगिकों के पृथक्करण और शोधन की सर्वोत्तम तथा आधुनिक तकनीक कौन सी है? तो क्रोमैटोग्राफी है। सबसे शोधन की जो अत्याधुनिक तकनीकी है और सर्वोत्तम भी है वो है हमारी क्रोमैटोग्राफी, सबसे नई टेक्नोलॉजी है। इसको एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है। कह रहा है कि CH3 CH2I प्लस ROH से CH2 CH2OH प्लस KI अभिक्रिया को नीचे दिए गए प्रकार में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान देना है कि ये ROH है तो ये R प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, तो OH माइनस जो है इसमें निगेटिव है, तो निगेटिव इसके बाद ऋण है, तो इसको क्या चाहिए? धन। तो धन का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो पहली बात तो जब ये CH3 CH2 आई है तो ये आई जब अलग होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये OH माइनस यहाँ पर जुड़ जाएगा।
तो ये इधर जुड़ेगा और ये आई को हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो आई को हटा करके देखिए OH जुड़ जा रहा है। तो आई को हटा करके यानी प्रतिस्थापित करके OH जुड़ रहा है। तो पहली बात तो प्रतिस्थापन हो गई, और चूँकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है यानी नाभिक में धनायन होता है, तो OH माइनस आक्रमण कर रहा है यानी नाभिक से ये प्रेम करता है, तब तो नाभिक पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ रहा है। तो ये नाभिक स्नेही है, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए हमारी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो खा वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रिएक्शन कराई गई है CH3CH2I प्लस KOH। तो KOH टूटेगा K प्लस OH माइनस में, और CH3CH2I टूटेगा CH3CH2 प्लस और I माइनस में। इसको इस तरह देख लीजिए कि ये टूटेगा CH3CH2 प्लस और I माइनस में, और ये टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। अब ये K प्लस और I माइनस मिलके KI बना लेंगे, और ये हमारा CH3CH2 इस OH के साथ मिलकर CH3CH2OH बन जाएगा। तो क्योंकि I प्रतिस्थापित हो गई CH3CH2 से, डिस्प्लेस हो गई या सब्स्टिट्यूट हो गई, इसलिए इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और चूँकि OH निगेटिव है तो इसे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल चूँकि अटैक कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो इस प्रकार से हम लोग सारी रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं। अभी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके, थैंक यू।